लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए ज्यादातर जिम्मेदार महिलाओं को माना जाता है। हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर एलिगेशन लोअर को ही जाएगा। अब एलिगेशन के लिए वो कुछ नहीं मिलता, तो कभी वो फीमेल खराब हो जाती है, तो कभी उसका परिवार खराब हो जाता है। अगर आज के डेट में देखा जाए तो स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल एक तरीके से हमारा दुश्मन है स्पर्म का। लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी इन मेल का असली कारण क्या है? बेसिकली वेरिकोसिल जैसे पहले उठाया वो एक रीजन हो सकता है। दूसरे रीजन हो सकते हैं हमारी गट हेल्थ, और परेशान आदमी कम स्पर्म काउंट बनाएगा। लोगों को एक जो सबसे ज़्यादा सवाल वो ये रहता है कि सेक्स टाइम में कमी आ गई है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? तो टाइमिंग को कोई बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ सकता है, वो है आपका मेंटल। आपके अकॉर्डिंग आइडियल सेक्स ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? आइडियल सेक्स ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इट्स अप टू दोनों पे होता है, मेल फीमेल पे। हर मेल अपनी परफॉर्मेंस को जज करता है, तो जब वो ये जजमेंट करता है और आगे से अगर मेरे को कोई एक ताना ही मिल जाए तो मेरी पूरी की पूरी सेक्सुअल लाइफ को तबाह भी कर सकता है। गरम करके ठंडा छोड़ देते हो ये ना वही सर पीएमई है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंसान तो फोर प्ले में अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो समझ लेना कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने आज फिर हम लेकर आए हैं। लगातार पॉडकास्ट के सीरीज़ में नए नए पॉडकास्ट आपको हम दिखा रहे हैं, नए नए लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। हम बात आयुर्वेद की लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। आज भी जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरा आयुर्वेद पर बेस्ड है। आज के पॉडकास्ट में बात हम करने वाले हैं मेल फर्टिलिटी को लेकर। अगर कोई भी प्रॉब्लम मेल फर्टिलिटी की है तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए है। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट यही नहीं रुकने वाला। इस पॉडकास्ट को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल आपके भी होंगे जो हम अगले पॉडकास्ट में सर से पूछेंगे। अब जब बात हो रही है सर से पूछने की, तो जो हमारे आज के मेहमान हैं इस पॉडकास्ट के, वो को फाउंडर हैं सियाज। जो सीधा हमारे साथ आए हैं डॉक्टर हिमांशु धवन हैं, जो मेल फर्टिलिटी के एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम बात करने वाले हैं मेल फर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर धवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मेरी तरफ से भी आपको ये पॉडकास्ट में आने का मेरे को खुद का भी सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे इवनली इस टॉपिक के ऊपर बात करना बिल्कुल सर, इट्स अ टास्क। सबसे पहले हम चाहेंगे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं कि डॉक्टर धवन एक्चुअल में कौन है। देखो, डॉक्टर धवन छोटे से डॉक्टर हैं जो सिर्फ फर्टिलिटी के बारे में करते हैं। थोड़ा बहुत जो मेल इश्यूज होते हैं, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीएमई, नाइट फॉल, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे काम करते हैं जहाँ पर पेशेंट कटता है बताने से। ट्रू। तो बेसिकली हम उसी पे काम करते हैं। साथ साथ उनको काउंसिल करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं और किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक ना मेल फर्टिलिटी की ना बहुत बड़ी एक बीमारी है, जिससे ना लोग खुल के एक तो कह नहीं पाते। अगर कहते तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ढंग से भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एलोपैथी में जब हम जाते हैं ना तो एक अलग प्रोसेस होता है। एक तो माइंड सेट होता है, यार एलोपैथी में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लंबा चलने वाला है, ठीक है, या फिर दवाइयाँ देंगे, खाएंगे तब तक ठीक है, दवाइयाँ छोड़ देंगे फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो जो मेरा सवाल है वो है वेरिकोसिल को लेकर। ये एक ऐसी बीमारी है जो लगातार वो हम देख रहे हैं कि मेल के अंदर बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे पता लगे कि वेरिकोसिल हो रहा है? देखो, बेसिकली वेरिकोसील होने का तो बहुत सारे पेशेंट्स को तब तक पता नहीं चलता जब तक कभी पेन ना हो, या जब तक फर्टिलिटी का इशू ना हो। अब ऐसा नहीं है कि सभी को ऐसा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20-30% की रेशो ऐसी रहती है जिनको पता ही नहीं चलता वेरिकोसिल डेवलप हो रहा है जी। और 60-70 के पास की रेशो होती है जिनको पेन स्टार्ट में होता है। पेन की वजह से उनको अलग इश्यूज आते हैं, डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, तो वो जागते हैं, एक बार नॉर्मल टेस्ट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो चेक करते हैं, तो उसके बाद पता चलता है वेरिकोसिल है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो ऐसे क्लियर हो सकती है जब हमारे स्क्रोटम पे ब्लू वेन्स दिखने चालू हो जाए, अच्छा, स्पाइडर वेब बनाना चालू कर दे, तो उसको ही बेसिकली वेरिकोसिल की शुरुआत को बोल देते हैं। ओके। अब इसमें क्या होता है, हमारे टेस्टिकल्स दो होते हैं, और एक टेस्टिकल अगर हैंग ज़्यादा कर रहा है तो समझ लेना कि उसकी स्टार्ट हो गई है वेरिकोसिल की। सर, इसको लेकर एक और धारणा बनी हुई है कि जिन लोगों को वेरिकोसिल होती है उन लोगों को हम ज़्यादातर देखते हैं कि उन लोगों में ये देखा जाता है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो इज़ इट ट्रू और या मिथ है? इट्स ट्रू, क्योंकि बेसिकली वेरिकोसिल से हमारा बहुत सारा सिस्टम जो है इम्बैलेंस हो जाता है टेस्टिस का। ओके। अब क्या होता है, जैसे कि हम टेम्परेचर की भी बात करें, अब हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। सॉरी 37.5 डिग्री सेल्सियस है।
बट हमारे टेस्टिस स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वो 1.5-2-2.5 डिग्री का जितना भी डिफरेंस रहता है उसकी वजह से भी हमारे को फर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। वेरिकोसील में बेसिकली क्या होता है कि वेन्स के अंदर रिफ्लक्सेस क्रिएट हो रहे होते हैं और रिफ्लक्सेस बना रहे होते हैं जहाँ पर ब्लड गोल गोल घूम के टूवर्ड्स टेस्टिस जा रहा है। जी। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल जो टेस्टिस को न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि पेन अलग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट अलग हो रहा है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये क्या चीज़ हो गई, गलत चीज़ हो गई है, अब गलत में क्या हो गया है। अब उसकी वजह से क्या है हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चालू कर देते हैं, जैसे कि अपने थॉट्स को भी, हम सेक्सुअल थॉट्स को भी इसलिए छोड़ना चालू कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है। जी। उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव हार्मोन लैक करता है, वहाँ पर कोर्टिसोल ज़्यादा बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमको वैसे भी इनफर्टिलिटी हमारी बॉडी ही दिखाना चालू कर देती है। ओके। मेरा पहला सवाल और बहुत ही कॉमन सवाल डॉक्टर साहब आपसे, लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार महिलाओं को माना जाता है। राइट। कॉमनली जब हम लोगों से बात करते हैं या फिर लोग भी बताते हैं किसी भी घर में बच्चा नहीं हो रहा तो वही इसके लिए जिम्मेदार महिला है, आदमी तक तो जाने की सोचते भी नहीं हैं। तो क्या ये मिथ है या फिर ट्रू है या फिर क्या रेशियो है? देखो मैं तो साफ बोलता हूँ हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है, राइट। तो यहाँ पर एलिगेशन लोअर को ही जाएगा, जो मर्जी कह लो। अब एलिगेशन के लिए वो कुछ नहीं मिलता, तो कभी वो फीमेल ख़राब हो जाती है, तो कभी उसका परिवार ख़राब हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने भी आती हैं, जहाँ पर पेशेंट को तकरीबन 1 साल के बाद पता चलता है कि उसमें दिक्कत ही फीमेल में नहीं थी। Right. वो 1 साल तक टेस्ट ही करवाया जा रहा है फीमेल के, बार बार कोई बिना किसी डायरेक्शन के डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट करवा लेगी, एक टेस्ट करवा लिया। और डॉक्टर्स भी वहाँ पर इतना नहीं गाइड करते कि आप एक बारी वहाँ पर टेस्ट भी करवाओ, मेल साइड भी टेस्ट करवाओ, जी। और वो उसको 1 साल तक खींचते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको ना, आपको या हमको मिलके थोड़ा सा इस बारे में भी उठाना चाहिए, पॉइंट उठाना चाहिए एग्जैक्टली कि हमने सोसाइटी को देना क्या। देखो सोसाइटी में दोनों के पास प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेल के पास भी आ सकती है, फीमेल के साथ भी आ सकती है। अब ये 50-50 की ही रेशो है कि अगर वो 50% मेल में प्रॉब्लम हो सकती है तो 50% फीमेल में भी हो सकती है। बट यहाँ पर फिर आ जाती है बात रिलेशनशिप की। राइट। अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, मेरे पास मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो मैं अच्छा गाइड कर पाऊँगा एज एन अपने स्पाउस को या एज ए वाइफ को। और अगर मेरे पास कुछ भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर दबाव बहुत है, तो मैं हमेशा वहाँ पर दुत्कारता रहूँगा, तेरी वजह से या तेरी वजह से। राइट। तो बेसिकली हमें समझना चाहिए और हमें समझाना भी चाहिए कि जो चीज़ अभी तक चल रही है वो गलत चल रही है, उसको सॉर्टेड करें। राइट। तो यहाँ पर फीमेल की भी बराबर वितनी ही है और मेल की भी बराबर वितना ही है प्रॉब्लम, जिसे मैं बोलूँ कि वो कोई अलग नहीं है। कम से कम हमारे व्यूअर्स को तो ये समझ में आएगा, उनके संपर्क में जो 4 लोग आएंगे वो तो कम से कम बताएंगे कि भाई बराबर के भागीदार हो आप, हमेशा महिलाओं पे नहीं थोपना चाहिए। एग्जैक्टली। सर अब टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली। मैं आपसे पूछना चाहूँगी लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी इन मेल का असली कारण क्या है? देखो आज की डेट में नॉर्मल है, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत है, मतलब अब बेसिकली वेरिकोसील जैसे पहले उठाया वो एक रीज़न हो सकता है लो स्पर्म काउंट का। दूसरे रीज़न हो सकता है हमारी गट हेल्थ। देखो हमारा गट जो है ना वो बहुत माशाअल्लाह चीज़ है, जी। अगर वो सही है ना तो सारी दुनिया आप जो मर्जी कर लो कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। बट एक नेटफ्लिक्स पे भी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है कि आपके पास दूसरा दिमाग जो होता है वो पेट में ही होता है। जी। ठीक है, तो ये पेट का और दिमाग का सिग्नल ना बहुत कमाल की चीज़ है। अगर पेट सही है तो आपका दिमाग भी सही है, सही बात। और आपका दिमाग सही है तो आपका शरीर भी सही है। अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं कोलाइटिस के, IBS के पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। उसके पीछे रीज़न तो कुछ नहीं है, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि उनकी गट हेल्थ ख़राब है। जी। ठीक है, तो एक ये फैक्टर पड़ता है कि अगर गट हेल्थ मेरी ख़राब है, मैं बाहर का बहुत जंक खा रहा हूँ, मैं स्लीप पूरा ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, या मेरे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ओलिगोस्पर्मिया नॉर्मल सी जायज़ सी बात हो जाती है, जहाँ पर स्पर्म काउंट हमें लो देखने को मिल जाता है। जी। दूसरा अब एज फैक्टर भी है। पहले क्या होता था कि 24-25 में मैरिज हो जाती थी, तो ऑन एन एवरेज हम उस टाइम तक नॉर्मल होते थे। अब 30-32 में होता है। अब स्टैंडर्ड देखा जाए तो 30-32 तक पहुँचते सेटल होते होते हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर उसके बाद फैमिली का प्रेशर भी नहीं झेल पाते। सही बात है। तो उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस हमारी बॉडी में बनता है
फिर वही कॉर्टिसोल हार्मोन बनाएगा, फिर वही स्पर्म काउंट को लो करेगा। तो वो एज फैक्टर भी समझ लो, आपके पास आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी समझ लो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट लो मिलता है। तो इसके पीछे क्या स्पर्म काउंट कम होना, वेरिकोसिल भी एक कारण है? बिल्कुल रीज़न है। देखो बेसिकली क्या होता है, वेरिकोसील में हमारे को ब्लड का फ्लो जो वो सही नहीं चल रहा। ब्लड का फ्लो घूम के दोबारा टेस्टिस की तरफ आ रहा है, और जब वो टेस्टिस की तरफ आ रहा है तो वो न्यूट्रिशन गैदर नहीं कर पाएगा। अब एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे इस जगह पे हम बैठे हैं, अब मैं यहाँ पर, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट वाले हों तो मेरी एफिशिएंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, है ना। और अगर मैं इसी पॉडकास्ट में सिर्फ एक मैं बैठा हूँ और एक आप 3 बैठे हो, तो मे बी शायद मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो और उस पॉडकास्ट में क्या होगा कि बहुत रैंडमली क्वेश्चंस आ रहे होंगे इधर उधर से, ठीक है ना, मैं आपको ढंग से आंसर कर पाऊंगा ना मैं उनको आंसर कर पाऊंगा। एग्जैक्टली हमारी टेस्टिस के साथ ऐसा होता है, उसको पता ही नहीं चल रहा न्यूट्रिशन कहाँ से लूँ। उधर से जो डीऑक्सीडाइज ब्लड है, जिससे न्यूट्रिशन वो पहले ले चुका है, वो ब्लड दोबारा घूम के आ रहा है जी। ऊपर से जो एक्चुअल न्यूट्रिशन वाला ऑक्सीडाइज ब्लड है जो न्यूट्रिशन कैरी कर रहा है, वो वाला ब्लड भी वापस आ रहा है। जब दोनों वहाँ पर आ रहे हैं तो उसको समझ नहीं आ रहा मैं किससे लूँ, तो पजल आउट हो जाता है, वो हाथ हटा देता है, कहता है जितना काम हो रहा है इतना काफ़ी है, बाकी का काम छोड़ दो। तो इस वजह से वो फर्टिलिटी इशू क्रिएट कर देता है। राइट। तो स्ट्रेस कितना मायने रखता है या कितनी भागीदारी देता है इस काउंट को कम करने में? बहुत। अगर आज के डेट में देखा जाए तो स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल एक तरीके से हमारा दुश्मन है, स्पर्म का पूरा कम्प्लीटली दुश्मन है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से हम अलग हेल्थ इश्यूज़ के तरफ भी बढ़ जाते हैं, जैसे मेंटली स्टेबल ना होना, इरिटेबल रहना, गट हेल्थ परेशान रहना, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से लड़ रहे होते हैं। तो बॉडी को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, तो वो न्यूट्रिशन को लैक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। जब वो न्यूट्रिशन लैक करना स्टार्ट करती है तो फिर वो आपको रिजल्ट या रिवर्ट बैक में कुछ नहीं दिखा पाती, तो इसलिए वहाँ पर स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। तो फीमेल्स में भी यही काम करता है एग रिलीज करने में, ये स्ट्रेस काफ़ी मायने ऑब्वियस ही बात है। अब स्ट्रेस में अब मान के चलो, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि हर तीसरी लड़की को पीसीओएस है, पीसीओडी है, Right. तो कोई रीज़न थोड़ी ना है। आज की डेट में इतना कॉमन क्यों है? पहले तो नहीं होता था। पहले स्ट्रेस देखा जाए तो शायद हमारे पेरेंट्स ने हमसे ज़्यादा ही काम किया हुआ, ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस वैल्यू या स्ट्रेस जो उनको मिल रहा था वो हमसे कम या हमसे ज़्यादा मिल रहा था। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत एक जगह पे सेंट्रिक हो चुका है। हमको अपने पास जो चाहिए वो सारी चीज़ें चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि हमारा फ़ोन कौन सा है, हमें ये भी चाहिए फ़ोन में क्या है, और फ़ोन से अलावा और क्या चीज़ें हैं। आज की डेट में देखो, आपने अपने स्पेसिफिक पूरे दिन में देखा जाए तो आप अपने को और अपने फ़ोन को कितना टाइम देते हो? आपको फ़ोन को ही टाइम मिलता है, जी हाँ। तो आप वो सेंट्रिक हो जाते हो, तो वहाँ पर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, बल्कि वहाँ पर आप ये देख लेते हो कि किसकी रील ज़्यादा अच्छी चल रही है और किसकी रील कम चल रही है। ठीक है, और अगर आप रील बना रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर लेते हो, ठीक है। बाकी शाहरुख खान ने क्या किया, आमिर खान ने क्या किया, उनकी लाइफ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो जो कर रहे हैं, यार इसकी लाइफ में ऐसा हो गया। चाहे आपने लिया नहीं लिया, बट फिर भी बात तो करते ही हो, आपके नॉर्मल थॉट्स में तो आता ही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में, ठीक है। हमें कोई गाइड करने वाला इस बारे में होते हैं तो हम उनको कहते हैं बेकार है यार, क्या करना। बट अगर वो कोई गाइड कर रहा होता है तो उसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते, तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को ही ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। राइट। और वो स्ट्रेस जो है वो बेसिकली हमें हार्मोनल चेंजेस तो दिखा ही रहा है, साइड बाय साइड हमारा मेंटल पीस भी ले रहा है, और साइड बाय साइड हमें नींद उड़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जो वो सारी कैलकुलेटिव जो सेंटर बन जाता है ना उसका कैलकुलेट करके, वो एक ही बनता है कि आप परेशान हो, और परेशान आदमी कम स्पर्म काउंट बनाएगा। ओके, राइट। स्ट्रेस डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। बहुत सारे लोग अश्वगंधा और शिलाजीत खाते हैं सो दैट कि उनका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो, तो क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ ये एक मिथ है? नहीं, एग्जैक्टली ये चीज़ अच्छी है। अश्वगंधा, शिलाजीत दोनों ही मैं हर्ब्स कहता हूँ, अच्छी हैं। अश्वगंधा के साथ रिलीफ मिलता है हमें स्ट्रेस में, जैसे अभी स्ट्रेस की बात कर रहा था, तो स्ट्रेस रिलीफ करता है दोनों, अश्वगंधा भी करता है और इवन आपका शिलाजीत भी करती है। जी। और शिलाजीत के पास एक पावर है
जो वो देती है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, और मेल को डोमिनेट करता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। अगर मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा है तो मैं सारी फिजिकल या नेचुरली जो स्पर्म बना रहा हूँ वो ढंग से बना पाऊंगा। Right. और अगर मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो मेरे को दिक्कत देगा। राइट। तो बेसिकली शिलाजीत की प्रॉपर्टी अच्छी है, अश्वगंधा भी स्ट्रेस रिलीफेंट की तरह काम करते हैं, और अगर मेरे शरीर में स्ट्रेस कम है तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा ना, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने स्ट्रेस को दूर रखो अपने से, अगर अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपनी फर्टिलिटी को रखना है लॉन्ग। ड्यूरिंग वर्कआउट ना जिम में जब लड़के जाते हैं तो वो सपोर्टर पहनते हैं, हैवी वेट करना होता है, पावर लिफ्टर जो होते हैं उन सबको सपोर्टर पहनने के लिए कहा जाता है। तो क्या ये भी एक कारण बन जाता है वेरिकोसिस होने का? नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कारण। देखो एक चीज़ समझो कि वेरिकोसील बन किस ले रहा है, रीज़न क्या है। वेरिकोसील का जो बेसिक रीज़न है वो है आपका लोअर एब्डोमेन पे बार बार प्रेशर पड़ना। अगर हम वैसे पेशेंट में देखें तो कितनी अमाउंट ऑफ ऐसे पेशेंट होंगे जो लीन होंगे, तो मोस्टली आपको वेरिकोसील के पेशेंट लीन मिलेंगे, पतले मिलेंगे, अच्छा। हेल्दी नहीं मिलेंगे। रेयर मिलते हैं बट रेयर मिलेंगे। लीन में क्या होता है कि जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने लोअर एब्डोमेन या अपने एब्डोमेन एरिया पे प्रेशर दे रहे हो। चाहे आप 2.5 किलो का भी वेट उठाओगे या 5 किलो का भी वेट उठाओगे, आपका जो कोर है वो टाइट होगा, और जब कोर टाइट होगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, वो लोअर भी करेगा अपर भी करेगा। हमारे स्क्रोटम के पास ऐसे कोई यंत्र नहीं बने हुए, या जिसमें बोलूँ कोई ऐसे मास ज़्यादा नहीं है, या जिसमें बोलूँ वहाँ पर कोई मसल मास इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पर इतनी बड़ी कोई हड्डी नहीं है, और वो सॉफ्ट एरिया माना जाता है हमारा। तो वो सॉफ्ट एरिया पे जल्दी इम्पैक्ट हो जाता है, वहाँ की वेन्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जल्दी। अब देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स को जो ये ऐसा काम बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 ही प्रॉब्लम मिलेंगी। हेल्दी होगा तो उसको पाइल्स मिल जाएगी, ठीक है, और अगर वो लीन होगा तो उसको वेरिकोसील मिल जाएगा। तो ये एक नॉर्मल जजमेंट है, जैसे हम पेशेंट देखते हैं तो उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि अगर हेल्दी है पेशेंट, अगर उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पाइल्स मिल जाएगी। और वेरिकोसील उनको मिलता है जो पतले जो एक और कॉमन प्रॉब्लम कहें या फिर हम देखते हैं अक्सर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, या फिर हम देखते हैं अक्सर जो रैन बसेरों में रहते हैं, या फिर जो भी हम उन्हें कहें, उन लोगों के बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो निसंतान वाली प्रॉब्लम से ज़्यादा लोग जूझते हैं वो मिडिल क्लास भी कम ही, हायर क्लास ज़्यादा जूझते हैं। तो इसका मेन कारण आप क्या मानते हैं? देखो आप अगर मैं एक सिंपल सी बात समझो कि आप के पास कुछ ना हारने के लिए ना कुछ जीतने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो। अगर मैं आज की रेस में दौड़ रहा हूँ तो मैं हार जीत के दोनों को कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। अब मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, मेरा उसका असर मेरे बॉडी पे पड़ेगा। अगर मैं सारी रेस जीतता हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है, और मैं सारी जगह हारूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। जिसको इससे मतलब ही नहीं है तो उसकी बॉडी उस हिसाब से अच्छे से स्ट्रेस फ्री होने की वजह से रिलैक्स्ड है, ठीक है। दूसरा, उसकी मेहनत, रैन बसेरे में जो रह रहा है वो रिक्शा चला रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी इंडोर है, जो वो खा रहा है वो सब कुछ लग रहा है। और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, जब मैं बैठा हुआ हूँ, सिटिंग पोजीशन में हूँ, तो मेरा सब एक ही भाग चल रहा है, वो है मेरा दिमाग जी। इसके ऊपर वो बॉडी का पार्ट कुछ नहीं हिल रहा। अब क्या होता है कि कुछ टाइम में उनकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी उन पर कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर रही है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी लैक कर रही है। दूसरा, हमारा स्ट्रेस लेवल, हार जीत मेरे को निर्भर करता है, उसको नहीं निर्भर करता, स्ट्रेस लेवल कम है। इस वजह से उनकी हमेशा विन विन कंडीशन बन जाती है। और हमारी एक एजिंग फैक्टर, आज के डेट में देखो जो रैन बसेरा में रह रहे हैं, वो उनकी शादी 16, 17, 18 में हो जाती है जी। तो उनके पास बहुत टाइम है, ठीक है। बट हम नॉर्मल हैं कि अब हम अपने आप को स्टैंड करेंगे फिर जाके शादी करेंगे, ये फिलॉसफी नॉर्मल है आज की डेट में। तो स्टैंड करते करते हम एज से पीछे हो जाते हैं। जब हमारी एज आती है बच्चा करने की, तो हम 31-32 में प्लान कर रहे होते हैं, तब बॉडी इतनी फिट नहीं रहती जो 18 में थी या जो 16 में थी या जो अप्रॉक्सीमेटली 25 या 26 में होनी चाहिए। तो राइट एज क्या है? राइट एज तो मेरे हिसाब से 25-26 ही है। फॉर हैविंग किड्स आप 27 तक 28 तक कर सकते हो, क्योंकि वो परफेक्टली फाइन है। वहाँ पर आप 25 या 24 में, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो आप कॉलेज क्रॉस करते करते या अपनी हायर स्टडीज़ क्रॉस करते करते अप्रॉक्सीमेटली 25 या 24 के तो हो ही जाते हैं।
तो 24-25 जैसे ही क्रॉस करो, थोड़ा सा आप बिजनेस में इंडल्ज हो ना, बिजनेस में इंडल्ज हो, या जॉब कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो, चाहे अब उसमें मैटर नहीं करता कि 50,000 कमा रहे हो या आप लाख कमा रहे हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने अपनी लाइफ को अच्छा जीना है, तो थोड़ा 24-25 के आसपास शादी कर लो, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर में ये वाली कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी कि बच्चा नहीं हो रहा, रिलेशनशिप इश्यूज़ कम होंगे। आज की डेट में मैरिज, उन्हीं के डाइवोर्स केसेस ज़्यादा हैं जो 31-32 की एज के मैरिज हो रही है। राइट। जो 24-25 की वहाँ के डाइवोर्स केसेस एज़ कम्पेयर टू कम है। सर एक और सवाल मेरा यहाँ पे है कि हम जिमिंग की बात कर रहे थे, तो एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्सेसिव जिमिंग अगर हम करते हैं तो क्या उसमें भी मेल्स के स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस होते देखो, हमारे जो मेल के में स्पर्म जो बनते हैं वो बेसिकली हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस से बनते हैं? हैं। ओके। और जो स्पर्म हमारा जो बनता है वो प्रोटीन का बना होता है। राइट। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल की फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ या वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा मसल मास टूटता है। राइट। और मसल मास को रिपेयर करने के लिए मेरे को प्रोटीन चाहिए। तो क्या होता है कि प्रोटीन डाइवर्ट हो जाता है, वो मसल मास को पहले भरेगा, फिर उसके बाद आपके स्पर्म काउंट की बारी आएगी या स्पर्म बनाने की बारी आएगी। जी। तो वहाँ पर क्या होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा जिमिंग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अपना पसीना बहा रहा हूँ, तो पहले वो क्या करेगा, वो आपकी पहले मसल मास को पूरा कंप्लीट करेगा, फिर देन उसके बाद वो आपके स्पर्म बनाने की। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म कम होता है। ओके। और दूसरा क्या होता है कि आज की डेट में तो नॉर्मल है कि वो आज के डब्बे वब्बे मिल रहे हैं मार्केट प्रोटीन के, तो मेरे हिसाब से वो भी बेकार है, क्योंकि वो लीवर पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहा होता है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी वे प्रोटीन ऐसे नहीं होता कि आप सीधा डाइजेस्ट करोगे। या ठीक है, तो मेरे हिसाब से वे प्रोटीन का कंसेप्ट आया ज़रूर है, बट वो ऐसों के लिए आया जो बहुत तगड़े एथलीट हो। ठीक है, नॉर्मल आप और मैं एकदम प्रोटीन लेना बैठ जाएं और खाना चालू कर दें तो वो डाइजेशन इश्यूज हो जाती हैं उससे। सर सेक्सुअल लाइफ को लेकर आप बात करते हैं थोड़ा सा, अभी जैसे स्पर्म काउंट को लेकर आपने बताया, आज की डेट में ना लोगों का जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता जा रहा है ना, सबका एक ही सवाल रहता है कि यार सेक्सुअल लाइफ ख़राब चल रही है। शादी से पहले लाइफ अच्छी थी, शादी हुई, सेक्सुअल लाइफ बहुत सही रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। लोगों को एक जो सबसे ज़्यादा सवाल वो ये रहता है कि सेक्स टाइम में कमी आ गई है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखो, सेक्स टाइमिंग का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम ओवर द टाइम पीरियड, जब भी हम इंटरकोर्स की बात करें या अपने टाइमिंग की बात करें, तो टाइमिंग को कोई बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ सकता है, वो है आपका मेंटल। ओके। अगर आपका माइंड सेट है कि फोकस्ड है, इतना फोकस्ड है कि भैया आज तो चीज़ में हो जाएगा, आज मैं वो कर लूँगा या मैं सारे बाधाओं को कंप्लीट कर लूँगा, तो चीज़ें हो जाती है। और अगर मैं ये प्लान करके जाऊँ ये तो चीज़ होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगी, तो वहाँ पर अगर मेरा माइंड उस तरीके से मेरे को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं बोली एक्टिविटी में हमेशा लैक करूँगा। Right. जैसे कि परफॉर्मेंस प्रेशर बैट्समैन वगैरह को भी होता है, जब Yes, वो yes, yes. क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। हर मेल करता है, हर मेल अपनी परफॉर्मेंस को जज करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सामने वाला पार्टनर जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। ट्रू। ठीक है, तो जब वो ये जजमेंट करता है और आगे से अगर मेरे को कोई एक ताना ही मिल जाए, बिल्कुल, तो वो मेरी पूरी की पूरी सेक्सुअल लाइफ को तबाह भी कर सकता है। जी। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जहाँ पर हम देखते हैं PME की प्रॉब्लम या एरेक्टाइल डिसफंक्शन की। एक टाइम तो आपको कभी ना कभी मेल बॉडी को ED फेस करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी। बट अगर उसको आप बार बार कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपको अपना एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भरना पड़ेगा। उसके लिए आपकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट या आपके स्पाउस या आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट लगेगा। साइड बाय साइड आपको जो बाकी के ये जो होते हैं दिक्कतें, जैसे कि फैमिली में, रिलेशनशिप में दिक्कतें, इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये नेचुरली आप इसको ठीक कर सकते हो। अदरवाइज़ तो डॉक्टर तो इतने सारे बैठे हैं, तो डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको टाडालाफिल या वाइग्रा वगैरह की टैबलेट्स देगा। तो यही मेरा क्वेश्चन था, आज की डेट मार्केट में ना बहुत ट्रेंड कर रही है वाइग्रा ना, लोगों का रहता है अगर सेक्स का टाइम बढ़ाना है तो वाइग्रा खा लो भाई और सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका हार्म भी बहुत है सुना है। देखो, टाडालाफिल या सल्डेनाफिल या वाइग्रा जैसी टैबलेट्स मैं ऐसे नहीं कहता कि गलत है। अच्छा। अब देखो, आप सिंपल सी बात समझो, किसी में आपने जान डालनी है तो कैसे डालोगे? एक उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी जानी चाहिए। बिल्कुल। अब उसकी एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही तो मैं कहूँगा कि एक बारी आप लेकर ट्राई कर लो, और ट्राई करने के बाद
अगर आपकी वो वाली परफॉर्मेंस चली गई तो आप शायद अगली परफॉर्मेंस में बेटर परफॉर्म करें। बिल्कुल ट्रू। अब ये क्या होता है कि मोस्टली हमारे पास जो कपल्स आते हैं तो उसमें वो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि हमें 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए, अभी तक इंटरकोर्स नहीं हुआ या अभी तक कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हुई। तो उसके पीछे रीज़न ये निकलता है कि वैसे तो मेल बॉडी का इरेक्टाइल हो रहा है, बट वो प्रेशर की वजह से इरेक्टाइल कर ही नहीं पा रहा। अब वो जब प्रेशर कैसा भी हो सकता है, अब उसको ये भी लगता है कि शायद मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जी, शायद उसको ये लगता है कि सेटिस्फाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या बहुत सारे अलग मिथ्स रहते हैं, फैक्टर्स हैं उसमें। अब वो ये कह देता है कि जब सोचने लगता है इन सारी चीज़ों पे या इन सारे के ऊपर थॉट प्रोसेस लेकर चलता है तो उसका मल्टीपल क्वेश्चंस खुद ही से ही अराइज हो रहे होते हैं और वो उसी क्वेश्चंस के अंदर खुद ही घूम रहा होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन का पर्दा साफ़ करना है या मैंने को उसको हटाना है तो वहाँ पर एक टैबलेट खाओ, एक परफॉर्म करो, उसके बाद अगली परफॉर्मेंस आपकी नॉर्मल हो सकती है। बट अभी क्या होता है कि वो एक परफॉर्मेंस अच्छी जाती है तो उसको लगता है कि सारी परफॉर्मेंस मेरी उससे अच्छी जाएगी, तो वो जगह गलत है, वो वाला पैटर्न गलत है। तो आपने एक बार ही ट्राई किया, अगर अगली परफॉर्मेंस ख़राब भी चल गई तो उसके ऊपर आप डाउट मत करो। राइट, ठीक है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचो कि एक बार ही ट्राई किया, इट्स ओके, अगली परफॉर्मेंस मेरी इससे भी बेटर जाएगी विदाउट इसके खाए। अगर मैंने माइंड मेकअप ऐसा कर लिया तो मेरी सारी परफॉर्मेंस उसके बाद अच्छी जाने लग जाएगी। और अगर मैंने उसके बाद ये प्लान बना लिया कि यही टैबलेट मेरे को जिंदा रख रही है या यही टैबलेट मेरे लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, तो अगर मैंने उसकी आदत बना ली तो वो मेरे को लाइफ टाइम तक खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद माइंड ही बोलेगा कि भैया जब तक टैबलेट नहीं खाएगा तब हैबिचुअल हो जाता है एक तरीके से। विल पावर बड़ा काम करती है यहाँ पे, विल पावर भी काम विल पावर काम करती है, आपका मेंटल स्टेटस काम करता है। देखो आज की डेट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बात करूँ या पीएमई की बात करूँ तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजिकल है। अगर मेरी साइकोलॉजी अच्छी है, मेरा सोचने का तरीका अच्छा है, मेरा पॉजिटिविटी से एनवायरनमेंट से हूँ और सेक्सुअल के बाद सेक्स के या इवन इंटरकोर्स के बारे में ऐसा सच नहीं सोच रहा और पॉजिटिविटी से रह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, अपने पे ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए अराइज होगी। राइट। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपके अकॉर्डिंग आइडियल सेक्स ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? देखो आइडियल सेक्स ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इट्स अप टू दोनों पे होता है, मेल फीमेल पे। अब वो दैट कैन बी अ 5 मिनट्स और दैट कैन बी अ 3 मिनट्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सेक्सुअल टाइम को कोई ऐसे नहीं कहता कि ये इतनी मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 10 मिनट चलता है, हमें और बढ़ाना है, तो मैं कहता हूँ 10 मिनट भी इट्स ओके, क्योंकि इट्स नॉट अ लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि आज आप 10 मिनट नहीं कर पाए 20 मिनट करना चाहिए, तो आप 20 मिनट के ही स्ट्रेस में आप कम कर दोगे। राइट। तो मेरे हिसाब से अगर मैं व्यूअर को भी बोलूं कि भैया आपके 10 मिनट नहीं आपके 20 मिनट होने चाहिए, तो वो भी अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है इस पर। तो इसलिए मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इट्स अप टू यू कि आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो पा रहा। वो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने पार्टनर से कि अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, आपके टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग के साथ कोई इशू नहीं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स कि आपको एक बारी अपने आसपास के किसी भी या सिंपली अपनी वाइफ से भी बात कर सकते हो, अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से भी बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग कि कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं या हमने पढ़ा है उसमें ईडी का सबसे फुल प्रूफ जो रास्ता है ठीक करने का, वो एक आपका पार्टनर ही है। ओके। तो मोटापा और थायराइड भी इसका कारण हो सकता है, इनफर्टिलिटी का? हाँ हो सकता है। देखो थायराइड में बेसिकली क्या है, थायराइड हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन करेगा या हाइपर एक्टिव करेगा, दोनों में से एक चीज़ करेगा, या हाइपो या हाइपर। अब दोनों में क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर मेरी स्लो डाउन हो रही है तो मेरा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा रहा है, उसके बाद मेरी बॉडी में एसिमुलेशन जो न्यूट्रिशन की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही ढंग से, और जब न्यूट्रिशन नहीं हो पा रही तो वो मेरे को स्पर्म को दे नहीं पा रहा न्यूट्रिशन, और जब वो टेस्टिस को पास स्पर्म या न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा तो वो अपने काम से लैग करेगा। और अगर ओबिसिटी है या ओबीज़ है पेशेंट, तो ओबीज़ में क्या है बेसिकली हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वैसे ही स्लो डाउन, तभी हम मोटे हो रहे हैं। नहीं तो खाना तो दोनों जने खा रहे हैं, पतला भी खा रहा है मोटा भी खा रहा है, मोटे को हवा लग रही है पतले को कुछ भी नहीं लग रहा। तो वहाँ पर वैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी स्लो डाउन है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लैग मिलता है, न्यूट्रिशन टेस्टिस तक नहीं पहुँच पाया और उसकी वजह से हमें रिवर्ट बैक नहीं मिला। जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते भी हैं कि 7th स्टेज पे रखा गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस।
7वें पायदान में, लास्ट पायदान है, मतलब वो लास्ट एंड है जहाँ पर हमको न्यूट्रिशन मिलते हैं। ओके। अब वो 7वां पायदान अगर मेरा गड़बड़ा गया या उससे पहले सारे न्यूट्रिशन उसने ले लिए, मतलब मान लो कि मेरे दिमाग को चाहिए, मेरे हाथ को चाहिए, मेरे पैर को चाहिए, मेरे पेट को चाहिए, वहाँ पर न्यूट्रिशन सारे लग गए, तो वो आखिरी प्लेटफॉर्म तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगा राइट। और उसकी वजह से मेरे को स्पर्म काउंट लो मिलेगा। ओके सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक्सेसिव मास्टरबेशन, क्या उससे भी हमारे स्पर्म हेल्थ पर और स्पर्म काउंट पर असर पड़ता है? देखो, एक्सेसिव हर चीज़ ही बुरी है, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो आपका पानी पीना भी हो, चाहे वो आपका नॉर्मल रनिंग भी हो, एक्सेसिव हर चीज़ बुरी है। तो मैं एक्सेसिव मास्टरबेशन को भी बुरा ही बोलता हूँ। मास्टरबेशन बुरा नहीं कहता, बट एक्सेसिव मास्टरबेशन को बुरा ही कहता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, उससे आने वाला जो फ्यूचर होता है ना, वो पेशेंट का ख़राब होता है। राइट। अगर मान लो कि मैं एक्सेसिव मास्टरबेशन बड़े लंबे टाइम से कर रहूँगा तो मेरे को आगे आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो पहली तो ये कि मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, मेरी PME जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा, मेरे साथ ये इशू होगा कि मेरी फर्टिलिटी भी हैम्पर हो सकती है उससे। जी। तो इसमें क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर रेगुलर उसमें बात करूँ तो अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कोई कर रहा है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा दिक्कत देगा। ओके। क्योंकि एक्सेसिव मीन्स कि जितनी देर में आप स्पर्म बना ही नहीं पाए उससे पहले ही आपने इजैकुलेट कर दिया, क्योंकि हमारे स्पर्म को बनने के लिए 3 दिन लगते हैं और पूरी 90 डेज़ की साइकिल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब 3 दिन में वो बन रहा है और 3 दिन से पहले ही आप इजैकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो साइकिल ही नहीं बन पा रही ढंग से। तो वहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे ना हमारा शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि वो आदत सीख जाता है काम करने की। वो कहते हैं यार यहाँ तक तो काम बंद होने ही नहीं देता पूरा कंप्लीट, तो यहीं तक छोड़ देते, क्या करना, इसको तो ज़रूरत है नहीं। तो शरीर इस तरीके से बोलना चालू कर दो। जब शरीर ने ये कहना चालू कर दिया, वहाँ पर दिक्कत स्टार्ट। राइट। वहाँ पर वो फर्टिलिटी इशू हो जाएंगे, लो स्पर्म काउंट की दिक्कत आ जाएगी, फिर ED PME की नॉर्मल है वहाँ पर आ जाती है। क्योंकि हमें जब एक्सेसिव वो करते हैं तो हमें जब हम एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड जैसे कि मान लो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एक फैंटेसी देखकर ही मैं इजैकुलेट कर पा रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो मेरी वो हैबिट बन जाएगी। जब तक मैं पार्टनर के साथ जाऊँगा तब तक मेरे लिए वो फैंटेसी वर्ल्ड चलेगा, और जब पार्टनर मिलेगा वो फैंटेसी वर्ल्ड अगर मेरे को नहीं मिला तो मेरे को ED की दिक्कत चालू हो जाएगी। जी। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे को PME की दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। ये रीज़न बेसिकली होते हैं कि एक्सेसिव मास्टरबेशन ऐसे आपको डिस्कम्फर्ट दे सकता है आपके फ्यूचर में। तो जो ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं तो क्या उनके पेनिस पे भी किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? देखो, एक्सेसिव मास्टरबेशन से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे टेस्टिकल्स को ज़्यादा होती है। अब जैसे पेशेंट कहते हैं कि मैंने 3 बारी दिन में कर लेता हूँ, तो 3 बारी करने के बाद वो दर्द भी झेलता है। जी। उसको दर्द होता है अपने टेस्टिस में, बट वो उसकी नहीं सुन रहा। वो कह रहा है मेरा शरीर लोहे का है। और जब उसने ये सोचा लोहे का है तो उसको वो थोड़ी सी धूप लगती है, वहीं पे वो बैठ जाता है। तो ये दिक्कत होती है कि कभी भी अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा मत करो। शरीर बहुत अच्छा मिला हुआ है, ऊपर वाले की देन है, जो हाथ रखकर आपको मिला हुआ है, उसकी कदर करना सीख जाओ। प्रोटीन की मात्रा कहते हैं कम होती है अगर ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं तो? देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कैल्शियम भी कम हो जाता है, जिंक भी कम हो जाता है, ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें। प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होती है। अब एक सिंपल सी चीज़ समझो कि अगर मैं आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन डाल रहा हूँ और वो लैक हो रहे हैं बार बार, आप इजैकुलेट करके निकाल देते हो, अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आप खुद वीक फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बेसिकली अगर देखा जाए तो सब चीज़ों की एक अलग अलग प्रोपोर्शन है। जैसे कि प्रोटीन की मान लो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है कि हमारे स्पर्म प्रोटीन के बनते हैं, तो अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में कम होगा तो आपकी मसल मास नहीं बन पाएगा, तो वहाँ पर आपको कमजोरी आएगी। ठीक है, उससे आपको एक नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं। और अगर अपने शरीर की सुन लेते हो और वो बता देता है कि भैया ये चीज़ गलत है तेरे लिए, मत कर आगे, तो आप संभल जाओगे। अब तो आज की डेट में तो 13-14 साल में बच्चे चालू कर देते हैं और उनको एक्नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ वो गलत कर। अगर उनके पास नॉलेज आ जाए, उनके पास थोड़ा सा विज़न आ जाए कि भैया ये चीज़ जो गलत कर रहे हैं, या अपने उनके पेरेंट्स उनको बता दें कि बच्चा अब तुम्हारी एज आ चुकी है, आपने बेड गंदा करना स्टार्ट कर दिया है या आपने अंडरवियर गंदा करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप एक हमसे समझो ये है क्या चीज़।
तो यहाँ पर पेरेंट्स को गाइड करना ज़रूरी है कि बच्चों को कि कैसे आप अपनी आगे आने वाली लाइफ को बेहतर बना सकते हो। सर इस पर एक मिथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने भी सुना होगा, आपके पास भी पेशेंट ऐसे आते होंगे, जैसे अभी आपने कहा जब बात आती है नाइटफॉल को लेकर, ठीक है, तो ये कहा जाता है अगर लगातार किसी बंदे को नाइटफॉल हो रहा है, एक एज आ जाती है 13-15 एज से वो शुरू हो जाती है प्रॉब्लम होनी, बट अगर किसी को कहते हैं 20 या 30 की एज में भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कहा जाता है या तो तुम सेक्स नहीं कर रहे हो प्रॉपर, या तुम्हारा स्पर्म निकल नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा खुद से डिस्चार्ज हो जाता है रात को। नहीं, देखो नाइटफॉल का होने का रीज़न तो एक यही है इसमें से, जैसे कि मान लो कि अगर मैं इंटरकोर्स एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हूँ, हाँ, ठीक है, मास्टरबेट नहीं कर रहा, तो मेरी बॉडी खुद से ही डेड स्पर्म को वैसे ही निकालेगी 15 दिन में या 28 दिन में। अच्छा, ये ड्यूरेशन होती है। ये ड्यूरेशन है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा ऐसी एक्टिविटी में तो एक रात का सपना देखूंगा और अपना भी जैकुलेट हो जाएगा। अब अगर मेरे को ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मतलब मान के चलो आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, या ऐसे चल रहा है कि हफ्ते में 3 बार ही हो गया, राइट। वो चीज़ गलत है। उससे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? उससे आपकी फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, उसके बाद आपको अलग इश्यूज मिल सकते हैं, ईडी या पीएमई जैसे इश्यूज मिल सकते हैं, वीकनेस बॉडी की बन जाती है, नींद आती रहती है, थकावट मिलती रहती है, ये सारी चीज़ें आपकी लगी जाती है उसके साथ। बट नाइटफॉल को आप समझो किस रीज़न से हो रहा है। देखो 2 तरीके के रीज़न है। मेरी बॉडी अगर चरम पे है टेस्टोस्टेरोन के तो मैं निकाल रहा हूँ, एक तो ये, क्योंकि जैसे प्यूबर्टी एज होती है हमारी एज में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक लेवल पे बढ़ रहा होता है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में बूस्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर उस मोमेंट पे अगर नॉर्मल नाइटफॉल हो रहे हैं तो इट्स ओके। और अगर ये फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं उसके पीछे रीज़न स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। बॉडी जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। सबकी बॉडी एक जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई एक टाइम पे, मेरे एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स की तैयारी ढंग से नहीं हुई, मैं तैयारी कर रहा हूँ और इधर से रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ गए, तो भी आज की डेट में नॉर्मल है कि नाइटफॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये मेजर रोल है। अगर आप नाइटफॉल को रोकना है तो मौज में रहो, मस्ती में रहो, पढ़ो लिखो, कुछ भी करो। रिलेशनशिप में अगर जा रहा है तो जाओ, अगर छोड़ के जा रहा है पार्टनर तो छोड़ने दो, कोई इशू नहीं है। यानी स्ट्रेस लेवल अपना कंट्रोल रखना, स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, तो उसी से दुनिया भर की समस्याएं हो जाएंगी, दुनिया भर की परेशानी। देखो मैं इतना नेगेटिव रहता हूँ, फिर मैं यहाँ पर मैं हंसी मजाक करके बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रेस में ना जाऊँ। मतलब अच्छी सेक्स लाइफ के लिए स्ट्रेस नहीं लेना। एक्चुअली अच्छी सेक्स लाइफ के लिए, अब देख लो ना विलेजेस में, देख लो यार, हाँ, गाँवों के लोग कितने खुश मिजाज होते हैं। हाँ ठीक है, उनके वहाँ पे बच्चों की कमी थोड़ी ना, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, शहरों में ही दिक्कत है ये ज़्यादा। अब आप टायर 1 सिटी में जाओ, वहाँ पर नॉर्मल एक इंसान होता है, कहेगा यार पहले मैंने अपनी स्कूलिंग करी, फिर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर उसको स्टैंड होने के लिए तकरीबन 5 से 6 साल लग गए, फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो थी, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाते हैं इतने टाइम तक, तो जी। उसके बाद वो अपना मैरिज की बात आती है, मैरिज के बाद आते आते वो ऑलमोस्ट एक तरीके से डल इंसान हो जाता है, क्योंकि उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या जैसा भी वर्ल्ड है, मतलब इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज की डेट में स्ट्रेस तो ले ही रहा है इंसान, जी। टायर 1 सिटी का। तो अगर उसके बाद पैसा आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, तो एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसकी वजह से वो रोज़ फाइट भी करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा। तो उसका एक ही सोर्स है कि मेडिटेशन में घुस जाओ, योगा में घुस जाओ, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करो अपनी डे टू डे की रूटीन में जिससे आप अपने आप को खुश रख सको। चाहे वो गाना सुनना भी हो सकता है, चाहे वो आपका मूवी देखना भी हो सकता है, चाहे वो आपका भागना हो सकता है, चाहे वो आपका नॉर्मल पेंटिंग करना भी हो सकता है। इट्स अप टू। इसी से हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू। ओके, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि अगर नेचुरली सेक्स ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो कौन कौन से 3 से 5 फैक्टर्स है जिस पे काम करना चाहिए? ऑल्दो आपने इसका आंसर दे दिया है, बट आई विल लाइक कि आप ब्रीफली बताएं। देखो बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सेक्सुअल टाइम की बात बताऊँ या कुछ भी बताऊँ, एक अभी आपने नाम लिया अश्वगंधा शिला जी, इसको नॉर्मल ले सकते हो आप। स्ट्रेस रिलीफ एंड कोई भी चीज़ आप लोगे वो आपको हेल्प करेगी आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए, राइट। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर जैसे हमारे पास पेशेंट होते हैं तो पेशेंट को हम थोड़ा सा गाइड करते हैं जी। कि पोस्चर्स चेंजेस करो, या फिर अपने, अगर आपको इसमें अराउज नहीं हो रहा है तो आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करो। राइट। उसमें क्या होता है कि जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस में क्या हो गया कि आप छुट्टियों पे जा रहे हो तब कर रहे हो इंटरकोर्सेज या रिलेशनशिप बना रहे हो, उससे क्या होता है कि आपका जब एनवायरनमेंट चेंज होता है ना तो आपकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। राइट। मान के चलो आप
दिल्ली में परेशान हो, ठीक है, बट आप क्या पता धर्मशाला में ना हो, है ना, पहाड़ों में ना हो। और ये ऐसी वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी हमें ये लगता है कि आपकी रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाती है, दूसरा आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी हेल्प करती है कि वो उसको बिल्ड करने के में स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सेम कमरे में बार बार करोगे तो थकोगे। ठीक है, सेम रूम में आपको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप परेशान होगे, इसलिए एनवायरनमेंट चेंजेस करना रिक्वायरमेंट है। तो ये भी बड़ा फैक्टर है, कह सकते हैं आप। मान लीजिए इनफर्टिलिटी से कोई जूझ रहा है और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है, तो आप उनको कौन सा मेथड सजेस्ट करते हैं इलाज के लिए? एलोपैथी कहें, नेचुरोपैथी कहें, आयुर्वेद कहें, या फिर घरेलू नुस्खे ही कहें? देखो मेरे हिसाब से पैथी कोई भी बुरी नहीं है, पैथी सारी अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग बिल्ड रखती है। अब दुनिया कहती है कि एलोपैथी मत जाओ, मैं कहता हूँ देखो एलोपैथी से अगर मेरे को बच्चा मिल रहा है, जैसे IVF, अगर IVF से मेरे को बच्चा मिल रहा है तो वो भी अच्छी है, और अगर वो होम्योपैथ से मिल रहा है तो वो भी अच्छी है, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद से भी अच्छी है, या नेचुरोपैथी भी देखा जाए तो नेचुरोपैथी योगा करने से मेरी कोई वेरिकोसील की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो भी अच्छी है। देखो बेसिकली क्या है, पेशेंट को अपनी एक पैथी फोकस नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा एक्सप्लोर मोमेंट पर रहना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं अपनी सर्जरी से बच सकता हूँ और कहाँ मैं अपने हित के लिए काम कर सकता हूँ। अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेदिक ही देता हूँ, मैं होम्योपैथी भी देता हूँ, BHMS की टीम बिठा रखी है मैंने, तो होम्योपैथी भी मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। तो उसमें ये नहीं है कि मेरे को पेशेंट को सिर्फ आयुर्वेद ही देना है, मैं तो ये सोचता हूँ कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए, चाहे वो होम्योपैथ से हो, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे वो सिर्फ योगा से भी क्यों ना हो, चाहे सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से क्यों ना हो। तो पेशेंट सेंट्रिक बनना चाहिए, पेशेंट सेंट्रिक नहीं मिलते यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, सबकी अप्रोचेज अलग अलग है, ठीक है। एलोपैथी कहता है कि ये अप्रोच अच्छी है, सर्जरी करा लो 1 दिन में फ्री हो जाओगे। अब मैं एलोपैथी की अप्रोच में भी गलत कहता हूँ। अब एलोपैथी खुद ही भी ये बोल के चलता है कि अगर मैं वेरिकोसिल की सर्जरी करवा लेता हूँ तो रीअकरिंग होगी, रिलैप्स आ सकता है। अब रिलैप्स के लिए एलोपैथी ने कुछ नहीं किया। अब अगर हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि पहले कॉन्स्टिपेशन रिलीफ कर, तेरे को वेट नहीं उठाना ज़िंदगी भर, तेरे को पेट जो कोर है वहाँ की मसल को टाइट नहीं करना, क्योंकि तेरी वहाँ पर वैसे भी इलास्टिसिटी हो चुकी है, खुल चुका है वो जगह, तो उसको बार बार इतना प्रेशर मत दे। ये हमारी गाइडेंस होती है, ये हमारी अप्रोच है उसको लेकर। बट उनकी अप्रोच अलग है, उनके हिसाब से सर्जरी इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दैट। हमारे लिए कि हम जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करके भी उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी अप्रोच है। बट अप्रोच आपको देखनी चाहिए कि किसकी अप्रोच ज़्यादा बेटर। अब ऐसा हो कि अगर मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरे सर पे चोट लगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं एनी हाउ जाऊँगा तो एलोपैथी पे ना, बिल्कुल। मैं आयुर्वेद की तो चक्कर में नहीं पड़ूंगा ना। सही बात है। ये वाला फैक्टर है। तो वहाँ पर पेशेंट को सोचना चाहिए कि कौन सी पैथी मेरे लिए बेस्ट है। सूटेबल है, राइट, ट्रू। सर एक और सवाल, लो स्पर्म काउंट में भी क्या कंसीव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। देखो नॉर्मली हमारे जो स्पर्म काउंट होते हैं जो कंसीव के लिए होते हैं वो WHO के हिसाब से 15 मिलियन होने चाहिए, 15 मिलियन से अबव होने चाहिए। बल्कि जो हमारा इंडिया का बोर्ड है या जो हम बोलते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो 50 मिलियन करते हैं, 50, क्योंकि वो WHO है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड का एक लेकर चलता है। बट जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमने ज़्यादा कंसीव के पार्ट जो देखे हैं वो 50 मिलियन के अबव देखे हैं। ऐसा नहीं कि हमने 40 मिलियन वाले नहीं देखे, या हमने ऐसा भी नहीं है कि हमने 15 मिलियन वाले भी नहीं देखे हैं हमने अपनी ड्यूरेशन में। बट उस ड्यूरेशन में ना हमने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब हमारे स्पर्म ज़्यादा तभी कंसीव का पार्ट भी अच्छा, ठीक है। तो अगर जैसे 15 मिलियन स्पर्म काउंट है, अगर उसमें कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स कि वो बढ़ सकते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है, वो ईजिली बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए आप ट्रीटमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि होम्योपैथ पे जा सकते हैं, आयुर्वेद पे भी जा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ नेचुरोपैथी पे भी जा सकते हैं। तो इस पे कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपने लाइफस्टाइल को ठीक करके भी अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप परेशान रहोगे उससे, और वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए बेटर है। जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि मेरी बॉडी में कुछ इशू आ रहा है, झटाक से पैथी में घुसे, एंटर हुए और आपने वैसे अपने लिए ट्रीटमेंट खोज लिया। तो वो फैक्टर्स मेरे हिसाब से बेटर है। जहाँ पर 15 मिलियन स्पर्म काउंट है वहाँ पर भी कंसीव के चांसेस हैं, जहाँ पर 50 मिलियन है वहाँ पर भी, और जहाँ पर 10 मिलियन है वहाँ पर भी कंसीव के चांसेस हैं, क्योंकि बढ़ सकते हैं स्पर्म काउंट। ऐसा नहीं है कि जो आपके 10 मिलियन है वो स्टैटिक रहेंगे। अगर देखा जाए तो अगर मैं 1 महीने में आपके 3 टेस्ट भी कराऊंगा तो 3 टेस्ट आपके डिफरेंट आएंगे जी, 1 महीने के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं कि आज का जो टेस्ट है वो सेम वैसा ही सेम टेस्ट चलेगा, ऐसा नहीं होता।
हर 3 दिन में न्यू बन रहे हैं। इसलिए अगर आप देखा जाए तो सीमन एनालिसिस के जो टेस्ट होते हैं या डॉक्टर्स जो गाइड करते हैं कि आप 3 या 4 दिन के बाद अपना सीमन एनालिसिस कराना, एक बारी पहले मास्टरबेट कर लेना, क्योंकि वो 3 दिन में न्यू बन जाएंगे। तो 3 से 4 दिन में जब न्यू बनेंगे तो वो न्यू रिपोर्ट की तरह आएंगे, इस वजह से वो ये गाइड करते हैं। सर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या आयुर्वेद की मदद से कैसे स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं? देखो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 2 तो आप ही ने बता दी थी इसी शो में, ठीक है, या इसी पॉडकास्ट में हमने 2 तो आप ही ने बता दी। बाकी देखो स्ट्रेस के बारे में मैं बात कर ही रहा हूँ, साथ में इसमें आपको ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। जी। आपको देखना चाहिए कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू किस में मिल रही है। 3-4 सप्लीमेंट होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत सख्त ज़रूरी है, जी। जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, और साथ में आपको चाहिए इसके साथ सेलेनियम और जिंक और प्रोटीन। ये 4 चीज़ें अगर आपकी बॉडी में हैं, ये 5 चीज़ें जो आपकी बॉडी में हैं, तो ये समझ लेना कि आपकी बॉडी में फर्टिलिटी की इश्यूज़ कम आएंगे। इवन एरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी इश्यूज़ कम कर देता है। अगर ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट ले सकते हो, B12 के लिए भी सप्लीमेंट ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो, और अगर आप थोड़ा बहुत नॉनवेज वगैरह खा लेते हो तो आप फ़िश को ले सकते हो, ठीक है, जैसे आलमंड्स हो गए, जैसे वॉलनट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, आज की डेट में हर कोई रील बना रहा है, अंजीर खा लो, सबसे ज़्यादा शिलाजीत खा लो, बेनिफिट्स हैं इनके, ऐसी बात नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं है, बट बेनिफिट्स को आप ये देखो कि आपने किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खा रहे हो। जी। ठीक है, क्या होता है कि पेशेंट कहता है मैं इतने लंबे समय से मैं अंजीर खा रहा हूँ, इतने लंबे समय से मैं अखरोट खा रहा हूँ, इतने समय से मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हाँ, और दूध मैं इतने समय से पी रहा हूँ, मेरे साथ क्यों ये प्रॉब्लम हो गई, मैं तो इतना बढ़िया बढ़िया खा रहा हूँ। तो उनको एक ही चीज़ समझाई जाती है कि देखो दूध आपको न्यूट्रिशन फुल नहीं बनाता, जी। दूध बेसिकली आपको न्यूट्रिशन लैक जरूर करता है। उसके पीछे मैं रीज़न दे देता हूँ। जैसे मिल्क होता है ना, हम गायें जो होती है या हमारे यहाँ पे जो भैंसें होती हैं उनके 2 पेट है, हमारे पास सिंगल ही एक ही पेट है। उनके जो पाचक शक्ति है, जो पाचक प्रक्रिया है, वो 2 पेटों के हिसाब से है, हमारे पास सिंगल पेट है। और हमें लगता है कि दूध पीने से हमारे में बल आ जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। बल हमें नहीं मिलता, बल्कि हमारे शरीर को और मेहनत करनी पड़ती है उस पर डाइजेशन। सबसे बढ़िया सिर्फ एक ही मिल्क है, वो है मदर फीड। उसके बाद और कोई फीड नहीं कहता कि मेरे को बेटर लगता है, ठीक है, चाहे उसमें काऊ मिल्क हो, चाहे वो नॉर्मल बफेलो मिल्क हो। काऊ मिल्क को फिर भी हम थोड़ा सा कंसीडर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आयुर्वेद में ना थोड़ी सी मेडिसिन इनटेक करने का प्रोसीजर थ्रू मिल्क ही है, तो वहाँ पर हम इसलिए उसको कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर फैट मिल जाता है, और फैट जो कुछ हमारे रसायन होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है। तो इस वजह से हम वहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं कि आप काऊ मिल्क के साथ ले सकते हो, वरना नहीं तो हम हनी के साथ भी अलाउ कर दें कि हनी के साथ ले लो। अब बहुत सारे अगर आप देखोगे तो वैद्य हनी के साथ दवाइयाँ लिखते हैं, वो सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि रसायन एसिमिलेशन अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम कोई भी रसायन यूज़ कर रहे हैं, उसको बॉडी में लगाना भी तो बॉडी को लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फैट का सोर्स चाहिए। सर एक प्रॉब्लम और जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है मेल्स के अंदर कि सेक्स के बाद ना पेनिस में जलन होती है जब डिस्चार्ज होने के बाद ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है प्रॉब्लम, ये क्यों हो रही है? देखो बेसिकली कॉमन नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल पार्टनर है तो मेरे को दिक्कत हो सकती है। आज की डेट में STDs काफ़ी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो कोई भी इन्फेक्शन मेरे को जलन दे सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं सेम चीज़ बार बार कर रहा हूँ, मान के चलो मैं मास्टरबेशन करके ही इजैकुलेट कर रहा हूँ, तो आज की डेट में ज़रूरी थोड़ी ना कि मेरे हाथ बिल्कुल सेफ़ हो। इतनी बड़ी अभी पैंडेमिक गया है तो वहाँ पर तो सिर्फ चलते उठते ही इन्फेक्शन हो रहे थे। तो इन्फेक्शन होने के कोई सोर्स अलग नहीं होता, सोर्स हमारे हैंड भी हो सकता है। अच्छा, तो और साथ ही अगर मल्टीपल पार्टनर है वो दिक्कत दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम इस मोमेंट पे होते हैं या जलन वाले मोमेंट पे होते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे इम्पैक्ट कुछ और हुआ होता है। जैसे मान लो कभी कोई वेसल फट गई या कुछ किडनी स्टोन निकला हो, या फिर यूरिन पास किया, जैसे मैंने नॉर्मल पास किया, उसमें जलन हो गई, उसके बाद इजैकुलेशन के बाद पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तभी होती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कोई उससे इशू है या कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होता। सर एक सवाल और है, आमतौर पर जैसा भी आपने कहा ना मल्टीपल अगर रिलेशन बनाते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। कुछ लड़कों को ये भी इश्यूज़ रहते हैं कि यार जब वो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं कि
इस गर्लफ्रेंड के साथ अगर मैं इंटीमेट होता हूँ तो यार मेरा ठीक रहता है सब कुछ, अगर मैं दूसरे के साथ हूँ तो यार मेरी टाइमिंग में प्रॉब्लम आ जाती है और मेरा से अच्छे से हो नहीं पाता, परफॉर्मेंस नहीं दे पाता मैं उसके साथ, लेकिन दूसरे के साथ कर रहा हूँ मैं एकदम ठीक कर पाता हूँ। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये इफेक्ट कहाँ पर है? देखो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपनी बॉडी को किसके लिए कितना रेडी कर रहे हो। अच्छा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने हर एक मूवमेंट को ना किसी तरीके से प्लान आउट करते हैं और सभी में करते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। हर कोई उसको ना एक पहले स्टोरी बना ही लेता है छोटी मोटी सी। हाँ। तो वो स्टोरी अगर फिट बैठ रही होती है तो चलती है, अगर वो फिट नहीं बैठ रही होती तो दिक्कत हो जाती। एक्चुअली क्या होता है, हम कभी भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को ना कैलकुलेटिव मोड में नहीं चलते, हम उससे पहले उसको थोड़ा सा प्लान करते हैं। और जब वो प्लानिंग होती है ना, अगर वो प्लानिंग आपकी ख़राब गई है तो वो प्लानिंग आगे वाला जो उसके इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी ख़राब पड़ेगा। वो तो कहते हैं मेरा तो यार रिस्पॉन्स नहीं आता उसे देखकर। भाई बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो सिग्नल्स दे रहा है ना वो हमारा दे रहा है ब्रेन को जो चीज़ समझ में आ गई ना तभी आपका शरीर रेडी हो सकता है। अगर आपके ब्रेन को समझ नहीं आई ना चीज़ें तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती। सर ऐसा क्यों होता है, ये जैसे सिग्नल वाली आपने बात करी है ना कि किसी को देख के तो एकदम से लगता है कि हाँ मुझको अंदर फीलिंग्स आई कि हाँ इसके साथ इंटीमेट होना है, बट किसी को देख के कुछ भी नहीं होता। देखो ये सिग्नल क्यों नहीं आता? ये अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो सिग्नल क्यों नहीं आता। अब थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो सिग्नल इंटरेस्ट भी आना चाहिए। ये तो चलो सिग्नल की बात करते हैं। देखो सिग्नल ना आना और आने की ना दो ही कारण होते हैं। हाँ। ठीक है, अब एक चीज़ है, आपको दो चीज़ें देखो नॉर्मल हैं लड़कों में ना, सबसे बड़ी इशू ये होता है जो लड़की पीछे भाग रही है उसके पीछे नहीं जाते। ट्रू है ये। ठीक है, और वाइस वर्सा है सर ये तो। हाँ वाइस वर्सा कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक एक दिक्कत है। तो जब आपको कोई फीमेल आपके साथ है, आपके हर एक पार्ट पे है, वो फीमेल कभी समझ नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो ऐਵੇਂ ही लगेगी चल रहा है कोई नहीं ऐसे, मिल नहीं रहा ना, बस सारी चीज़ें उससे आपकी पूरी हो रही है। हाँ। और अगर आपकी एक पर्टिकुलर एक उससे फील आती है तो उसके पीछे आपका एक रीज़न होता है कि सबसे पहले आपने उसमें क्या चीज़ पसंद करी। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही होती है जिसको देखकर आपको मन करता है कि इससे बात करो। हाँ। चाहे उसकी लुक्स हो सकती है, चाहे वो उसका बॉडी हो सकती है, चाहे वो उसके हेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जब फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा गया उसके लिए तो आपकी बॉडी उसके लिए रेडी हो जाती है। हाँ। जब आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, अगर आंखों को नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं होगा, तो फिर करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा। यानी लड़कियों को भाव खाना चाहिए कुल मिलाकर के। हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए। डेडिकेट नहीं होना है। बिल्कुल खाना चाहिए। हमारी वैसे भी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है, बल्कि भाव खाएं जितना खा सकती हैं। वो तो लड़कों में हमारा करंट और बढ़ अधिकार जाता है है। भाव खाना हमारा अधिकार है। हाँ, भाव खाना अधिकार है पूरा। ओके। तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की बात आती है, महिलाओं में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो क्या मेल्स को भी ये प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो क्या ये उनके इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है? मेल्स में देखो हार्मोन इम्बैलेंस नॉर्मल है। देखो जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसमें भी आते हैं मेल फर्टिलिटीज़ में, जैसे क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे हम मेल की क्रोमोसोम है XY से, अगर मेरा डबल XY लग गया मेरे शरीर के अंदर की क्रोमोसोम में तो मेरे साथ प्रॉब्लम आ जाएगी जेनेटिक डिसऑर्डर की। अब इसी के साथ क्या होता है कि फर्टिलिटी के अलग अलग दिक्कतें होती है। जैसे हार्मोन्स, उसमें भी हार्मोन्स ही है, मेरा हार्मोन इतने अच्छे से बन नहीं पाएंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, जिसकी वजह से मेरा बॉडी एक्ट कर पाए। अब जैसे नॉर्मल हमारे उसमें होता है कि नील स्पर्म काउंट के पेशेंट्स आते हैं तो उनको बेसिकली क्या होता है, हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम होती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल नहीं दे पा रहा अपने ग्लैंड्स को सीक्रेट करने के लिए दे पाए या उसको सिग्नल दे पाए। जी। अब वो सिक्रेशन लैक होने की वजह से हमारे हार्मोन्स लैक करेंगे, जिसकी वजह से मेरे FSH और LH लेवल बढ़ेंगे। और जब वो FSH और LH लेवल बढ़ेंगे तो समझ लेना कि मेरी बॉडी इनफर्टाइल बनती जाएगी। तो ये बहुत सारे हैं। अब उसमें स्ट्रेस भी आ जाता है। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करना चालू करेगी। और जब वो अलग तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेगी तो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल ढंग से नहीं भेज पाएगा। वो कहेगा पहले मैं शरीर को बचाऊंगा, फिर उसके बाद सेक्सुअल लाइफ को देखेंगे। और जब उसने ऐसा सोचना चालू कर दिया ना तो वो डिप्रेशन तो लंबा खींचता रहता है, उसके साथ हमारी सेक्सुअल लाइफ भी खराब होती है। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
कुछ प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में वॉश के लिए, चाहे फीमेल्स के लिए चाहे मेल्स के लिए, तो क्या वो भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं या वो हेल्प करते हैं नहीं, क्लीनिंग में? क्योंकि ऐसा- कई सारे डॉक्टर कहते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। देखो बेसिकली आप देखो उस सोप में क्या यूज़ कर रहे हो। बेसिकली ज़्यादातर मेरे ख्याल से उससे बने हुए होते हैं, उनके सल्फेट से, जिसकी वजह से लेदर क्रिएट हो, या ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़े एसिडिक होते हैं, जैसे पीएच लेवल कंट्रोलर होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जैसे फीमेल्स में यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट, आज तक हमें ऐसा इश्यूज़ नहीं हुए, राइट। ठीक है। और अब हमें को इशू क्यों हो जाएंगे? क्या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ चलो माना कि कोविड गया, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्फेक्शन बढ़ गए बहुत सारा। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमको बनाकर दिखाया भी जाता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं लंबे बाल करने का शैम्पू कैसे बेच सकता हूँ, जब कोई गंजा आदमी ठीक होता हुआ दिखाऊंगा तभी, है ना। तो सेम उसी तरीके से सबको प्रोडक्ट को अपने सेल्फ भी करना है। तो हम ये कहते हैं कि आप जितना नेचुरली अपनी बॉडी को रख सकते हो इतना रखो, क्योंकि बेसिक नेचर ही है जो आपको हर चीज़ से प्रिजर्व कर सकती है। अगर मैं आज की डेट में बोलूँ कि आप प्रिजर्वेटिव वाला खाना खा रहे हो, नॉर्मल सी बात है, तो कैंसर की भी शिकायतें ज़्यादा है। अगर आप कीड़े का मारा हुआ खाना खा लोगे जिस पे कीड़ा लगा हुआ है, वो खाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उससे। सर एक मिथ है या फिर कहें सच्चाई है, इसमें डीपली आप ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर लड़के टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं उनके स्पर्म के स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये एक मॉर्फोलॉजी वाला है कि जब मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है उसकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो पता है क्या होता है, टाइट अंडरवियर बेसिकली आपके टेम्परेचर की रेगुलेशन को ख़राब करते हैं जी। स्क्रोटम के। अब टाइट अंडरवियर आप एक्सट्रीमली टाइट पहन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, आज की डेट में पहले की तरह धोती या फिर लुंगी वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, राइट। तो हम ज़्यादातर जीन्स वगैरह कैरी करते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर में ये भी आ जाता है गर्मी, तो वो सारे इम्पैक्ट करके ना टेस्टीज जो है वो बेसिकली ज़्यादा गर्म होने की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को कम करते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं गर्मी में बैठा हूँ यहाँ पर इस पॉडकास्ट में, अगर एसी नहीं होता जी। तो शायद मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता। सही बात। 4 बातों पे मैं भी अटकता। वैसे हमारे टेस्टीज के साथ है, अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है तो कहेगा यार छोड़ना, क्या काम करना, रिलैक्स करेंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है। सही बात है। सर एक ना बहुत ज़्यादा वायरल रहा था, आपने सुना होगा मूवी में डायलॉग, गरम करके ठंडा छोड़ देते हो। ये ना वही सर पीएम ही है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है। इंसान बेसिकली क्या होता है इस मोमेंट में, क्या होता है कि हम फोर प्ले पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। वही मेरा क्वेश्चन यही आ रहा था। प्लीज़ कंटिन्यू। तो फोर प्ले में अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो समझ लेना कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि आपने मोस्टली टाइम पीरियड फोर प्ले का ही जी लिया। हाँ। माइंड को लगा यार चल इतनी देर से फोर प्ले चल रहा है, फील इट फील इट फील इट फील इट। और फील इट के मोमेंट के बाद जब से एकदम से इंटरकोर्स का मोमेंट आया, उसने फील इट की जगह इजैकुलेट कर दिया। वो मोमेंट इसलिए होता है कि फोर प्ले अगर हमारा बहुत लंबा है तो वो दिक्कत दे सकता है। फोर प्ले एडिक्वेट होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा कम नहीं। तो अगर फोर प्ले को बैलेंस करके चलना है या फोर प्ले के साथ आपने देखना है, तो आप सिर्फ इतना देखो कि आपका मूवमेंट एरेक्टाइल होने के बाद कितना पीक पे जा रहा है। अच्छा। जहाँ पर पीक आ गया वहाँ पर एंड। अगर आप उसको फिर और आगे कंटिन्यू करके लेके जा रहे हो तो इट मीन्स कि वो दिक्कत देगा। इसका मतलब फोर प्ले का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है एक तरीके से। वहाँ पर फोर प्ले का इम्पोर्टेंट कैसे पार्ट हो गया, जैसे मान लो आप कोई भी जैसे फोर प्ले में नॉर्मली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है जो बिफोर आप इंटरकोर्स करते हो। जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स एक अलग पार्ट हो गया, उससे पहले वाला पार्ट में आप अपने आप को सिर्फ वहाँ तक देखो जहाँ तक आपका पीक आ गया। अच्छा। पीक इन द सेंस कि एरेक्टाइल का पीक। हाँ। एरेक्टाइल का पीक आ गया, बस दी एंड। वहाँ पर आप फोर प्ले छोड़ दो। ठीक है। अगर आप उसको फोर प्ले को और कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ब्रेन हमारा यही सिग्नल भेजे जा रहा है कि थोड़े टाइम में उसको ये समझ में आता है कि ये इंटरकोर्स ही चल रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। और जैसे ही आप इजैकुलेशन जैसे इंटरकोर्स करते हो वैसे इजैकुलेट हो जाता है, तो वो मोमेंट वहाँ पर गड़बड़ा जाता है। तो हमें अपने शरीर के साथ अपने दिमाग को भी समझना होता है कि वो किस तरीके से सोचता है। सर एक चीज़ और है इसमें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्लेंट उनकी ये रहती है कि यार फोर प्ले में ही मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ।
मतलब यार लड़की ने, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे यार टच करा था, कुछ देर तक हम रहे और उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझसे पहले डिस्चार्ज हो गया। सर सपने, यहाँ पर सपने बहुत लिखता है वो बंदा। फोर प्ले पे उसको सपने ऐसे होते हैं कि वो रोज़ रात को उसी अपनी गर्लफ्रेंड का ही सपना देख रहा है और उसको वही दिख रहा है जो वो देखना चाहता है। हाँ जैसे ही वो देखता है उसके लिए फील एक अलग हो जाती है। बिल्कुल। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको टच किया, वहीं पे कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है, उसका इरेक्टाइल खुद होगा और इजैकुलेट हो जाएगा। सर एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे भी ना अपनी सेक्सुअल लाइफ के या सेक्स वाले वेट ड्रीम्स या कुछ भी ऐसा कुछ, तो हमारी बॉडी ना रिस्पॉन्ड ना अर्ली स्टेजेस पे करना चालू कर देती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोच रहा हूँ, देखता हूँ, पोर्न बहुत देख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगी। जैसे कि मान के चलो मैं किसी के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, किसी पार्टनर के साथ बहुत अपने आप को इन्वॉल्व देख रहा हूँ या किसी को भी ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी खुद से ही इस तरीके से सिग्नल देना चालू कर देगी या ब्रेन सिग्नल देना चालू कर देगा, जिसकी वजह से मेरा अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे रात के टाइम हम बुक्स पढ़ के सोए, हम कुछ पॉजिटिविटी को देख कर करें, हम इतना ना सोचें सेक्स के बारे में, वो मोमेंट्स का वेट करें जिस मोमेंट में हमें इंटरकोर्स करना है। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बारे में तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे, XY का गुणसूत्र कई सारे नॉर्मल लोग समझते नहीं हैं, और DNA RNA, इसका फर्टिलिटी से कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए। जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 23 हमें फीमेल बॉडी से मिलेंगे और 23 हमें मेल बॉडी से मिलेंगे। दोनों के मिलने के बाद ही हम डेवलप हो पाएंगे एज ए एम्ब्रियो में या फीटस में या कुछ में भी। तो जब ये मूवमेंट आता है तो इसमें हमारे को मेल की भी इतनी इंपॉर्टेंट है और फीमेल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेल का स्पर्म एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो ये चीज़ें या ये वाला जो डिफ्यूज़र है वो नहीं हो पाएगा। राइट। तो ये जो लाइफ की स्टार्टिंग है या जैसे मैं बोलूँ बिगिनिंग ऑफ लाइफ, वो नहीं हो पाई। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें इतनी ही इम्पोर्टेंट है। 24 मेरे को मम्मा से मिलेंगे, 24 मेरे को 23 मेरे को मम्मा से मिलेंगे, 23 मेरे को पापा से मिलेंगे। ये एक नॉर्मल हमारा तरीका है। सर इनिशियल जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था इनिशियली, तो हम बात कर रहे थे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, आप बता रहे थे। मैं जानना चाहूँगी ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। देखो, ओलिगोस्पर्मिया तब कैटेगरी में डाल देते हैं जहाँ पर WHO कहता है 15 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट लो है तो। जी। 15 मिलियन से अगर स्पर्म काउंट लो हैं तो उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा हेल्प कर जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के पास ना बेसिकली रसायन की पार है। जी। बाकी अगर आप एलोपैथी की भी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पर भी जो आता है वो जिंक के देंगे आपको, जी। ठीक है, आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स दे देंगे, साथ में आपको सेलेनियम या मल्टीविटामिन की टैबलेट्स दे देंगे। जी। बट आयुर्वेद के पास पावर इसलिए है क्योंकि ये इनके साथ साथ आपके गट हेल्थ के ऊपर काम करता है। ओके। देखो, ओलिगोस्पर्मिया आना इट मीन्स कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी शरीर में चल रही है, जी। कुछ ना कुछ तो अंदर हिला हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अब वो जो हिला हुआ है पहले उसको परख लो। उसको परख लिया, चाहे वो आपका गट हेल्थ हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपका कोई भी ABC कोई भी इशू हो, जी। पहले उसको परख लिया, फिर उसके ऊपर एक्ट कर लिया, उसके लिए ट्रीटमेंट ले लिया, तो आपकी ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट। जब तक वो दोबारा से नहीं होती। जैसे मान के चलो हमारे पास पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होते हैं ओलिगोस्पर्मिया में कि कोलाइटिस के पेशेंट हैं, IBS के पेशेंट हैं, तो ये जितने भी होते हैं सारे गट हेल्थ से जुड़े होते हैं, या जैसे मैं बोलूँ फैटी लीवर के, SGPT SGOT काफ़ी बड़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि आपकी स्टूल कैसा आता है, आपका मोशन कैसा है। वो कहते हैं कि आप स्टूल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, मेरे को तो स्पर्म की दिक्कत है। मैंने कहा आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक्शन परफॉर्म कर पाएँ कि कहाँ हमने करना है। हम अंधेरे कमरे में तीर नहीं मार सकते ना, कि ऐसी जगह तीर मारें कि जहाँ सटीक लगे और आपके लिए बढ़िया हो। तो इस वजह से कभी कभार पेशेंट हमसे ये भी पूछ लेता है कि आप मेरे लिए स्टूल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, मेरे मोशन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो उनको बताना पड़ता है ये भी बात कि हम निशाना मारेंगे, ऐसी जगह मारेंगे जहाँ पर बिल्कुल सटीक लगे, वरना नहीं तो आप भी परेशान रहोगे। 4 डॉक्टर पहले दिखा कर आए हो, 5वां मैं हूँ, तो मैं भी परेशान ही मिलूँगा। राइट। सर साइज में साइज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है पेनिस का ना, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मिथ है भाई, साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइज़ कभी मैटर नहीं करता। तो ये मिथ को कैसे क्लियर करें लोगों के जो
मिथ बना हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो साइज कैसे मैटर कर सकता है यार, फिजियोलॉजिकल है। सेटिस्फैक्शन के लिए? सेटिस्फेक्शन देखो मेरे हिसाब से साइज मैटर नहीं करता, बेसिकली मैटर करता है आगे का टिप जो होता है उसका बल, जो बेसिकली फीमेल्स को खुश रखता है या प्लेजर देता है। अगर वो आपका सही चल रहा है या आपकी ड्राइव अच्छी है, आपकी सारी चीज़ें सही है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर वो आपका बल पूरा ढंग से, चीज़ें स्मॉल है या थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। बट ये दिक्कत हम ज़्यादातर देखते हैं कि जहाँ पर साइज़ के ऊपर बहुत सारा, आज की डेट में इसमें भी मतलब देखा जाए सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो तो मेरे हिसाब से साइज़ मैटर कभी नहीं करता। साइज़ मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका बल्ब जो है वो काम कर रहा है। अच्छा। नहीं तो ऐसे होने लगे तो बोने लोगों की तो शादी ना हो यार। डरते ना यार, 3 यार, इंची देखो, अगर- 4 इंची वाला बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है इस कुछ टाइम। नहीं है, देखो बेसिकली हमारे पेनिस का साइज़ हमारी हाइट से मैटर करता है। जो लंबा होगा उसका पेनिस भी थोड़ा सा लंबा निकले, अगर जिसकी हाइट छोटी है उसके पेनिस भी थोड़ा सा छोटा। चलिए एवरेज बता दो। देखो एवरेज मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि व्यूअर्स ना देखना चालू कर देते हैं। नहीं, ये होता है ना, अपने अंदर का एक डर तो निकल जाएगा ना। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्लियर तो होगा। नहीं देखो, क्लियर कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि नहीं क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क्स लगने चाहिए। हाँ। तो मैं कभी भी यही सोचता हूँ कि पेशेंट की साइकी को कभी मत हिलाओ। जी। अभी जैसे आपने सेटिस्फेक्शन की बात करी थी ना, बहुत से केसेस उल्टे हो जाते हैं। पहला तो ये होता है कि यार मेरा फीमेल पार्टनर जो वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिससे मेल ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। यार भाई मैं अपनी बंदी सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ सेक्स के बाद। सर वो तो एक चॉइसेस हो जाती है ना। अब आप एक चीज़ बताओ, मेरी चॉइस मेरे को किससे प्लेजर देगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मेरी चॉइस मेरे पे डिपेंड करता है, अगर मेरे को वो प्लेजर मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो मेरी चॉइस है। अगर मेरी चॉइस नहीं है और मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो कहाँ से सेटिस्फाई होगा? वो तो बहुत सी it's बार up to ये choice भी है ना, आप जिसके साथ कर रहे हो आप प्रॉपर उसको समझ रहे हो या प्यार करो, वट एवर जो भी है, ठीक है। क्या फीलिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स तो फीलिंग्स है इसके अंदर, सेक्स के अंदर, बट फीलिंग्स है सब कुछ है। फिर भी बंदा ऐसा बहुत सी बार फील करता है यार कहीं कुछ कमी थी। देखो कभी कमी नहीं रहती, कमी रहती है आपकी उस मोमेंट को किस तरीके से आपने आप डिज़ाइन एंजॉय कर रहे हो या तो। हाँ देखो, अब कभी कभार क्या होता है कि आप इंटरकोर्स कर रहे हो, नॉर्मल है, आप जिसके साथ इंटरकोर्स कर रहे हो आप उसके बजाय किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर आप गलत हुए ना, वहाँ पर पार्टनर थोड़ी ना गलत हुए। ट्रू। सर अब कुछ इस पॉडकास्ट में लास्ट में सेशन में ना कुछ रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने वेरिकोसिल के बारे में बात करा था, इसकी 1 2 3 जो ग्रेड्स होती हैं, इसका ट्रीटमेंट कितना है, कैसे होगा? देखो 1 2 3 या 4 ग्रेड हो, ट्रीटमेंट इसका बढ़िया है। हाँ। अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हो तो सर्जरी की टेबल हमेशा रेडी है, ठीक है। मेरे पास नहीं, बाहर एलोपैथी के पास। ठीक है, बट हमारे पास आयुर्वेद का साइड है, हमारे पास होम्योपैथ का साइड है, जिससे हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सर्जरी की टेबल पे जाना ही ना पड़े। जी। हम प्रेफरेंस ये देते हैं कि हम इन दोनों तरीक़ों से, थोड़ी सी आयुर्वेद, थोड़ा सा होम्योपैथ, थोड़ी सी योगा और थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करके आपके वेरिकोसिल को बेहतर कर दें। स्पर्म मोटिलिटी के लिए फूड्स? देखो स्पर्म मोटिलिटी के लिए फूड्स मेरे हिसाब से क्रेविंग पे जाओ। अच्छा। क्योंकि मैं आज की डेट में बोलूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट बहुत सारे ये घरेलू नुस्खे ऑलरेडी करके आ रहा होता है, तो घरेलू नुस्खे में वो सारे अंजीर क्या, दूध क्या, अखरोट क्या, बादाम क्या, गोक्षुरा क्या, सब कुछ खा कर आ रहा होता है। हाँ। तब भी नहीं बढ़ रहे होते। तो बेसिकली कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं है, आप अपने गट हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दो, पहला फैक्टर। दूसरा आपकी क्रेविंग के ऊपर ध्यान दे दो, और क्रेविंग भी ऐसी नहीं कि जैसे मोमोज दिखे तो मोमोज खाने, जैसे होता है ना कि महीने 1.5 महीने में एक बार ही ध्यान आया चलो भैया आज थोड़ा सा अंडा खा लेते हैं, वैसी वाली क्रेविंग, जहाँ पर हमारी डेली रूटीन में ना होके कुछ ऑफ द बीट आता है ना टेस्ट, वैसी वाली क्रेविंग। तो उस क्रेविंग का क्या मीनिंग होता है कि हमारा दूसरा ब्रेन मतलब कि पेट हमें ये बता रहा है कि भाई तेरी शरीर में ना थोड़े से प्रोटीन की लैक चल रहा है, तो एक काम कर तू अंडा खा ले आज। जैसे बैठे बैठे याद आता है ना आज एग खाना है, आज ये खाना है, ये वाली क्रेविंग। और सेक्स टाइमिंग को लेकर भी बताइए, क्योंकि अब बहुत सारे इसमें रेमेडीज आपको बतानी है। देखो सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने का सबसे पहला एक ही तरीका है, फोकस्ड। ठीक है।
जब आप कभी भी जा रहे हो इंटरकोर्स के लिए तो हमेशा स्टे फोकस हमेशा रखना है। जो आपका पार्टनर है आप उसके साथ कोई भी पहले फैंटेसी वर्ल्ड बना के मत जाओ। ओके। ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपने कभी भी एक पोस्चर को लॉन्ग रन पे नहीं लेके जाओ। अच्छा। ठीक है, उसको पोस्चर्स को चेंज करते रहो। दूसरा एक और फैक्टर होता है, जब आपने इंटरकोर्स अपना बेटर करना है तो लुब्रिकेशन को यूज़ कर लो थोड़ा सा। तो लुब्रिकेशन से आपकी जो बेसिकली मूवमेंट है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। इवन उसमें फीमेल पार्टनर को भी थोड़ा आराम मिल जाता है और वो भी ज़्यादा बेटर फील करते हैं। जिनका जॉली रिस्पॉन्स नहीं देता हैं देखो, रिस्पॉन्स तो सभी के देते हैं, समझने वाली बात है। अगर मैं वैसे नॉर्मल बात करूं कि एक इंटरकोर्स हाँ। जो होता है वो आप जितना बढ़िया अपनी तरफ से सोच के जाओ, या जैसे मैं बोलूं कि जितना भी तरीके से सोच के जाओ वो इतना ही आपको कम लगेगा। तो कभी भी प्लान होकर मत जाओ, प्लानिंग कभी नहीं बनाओ, और वो मोमेंट ही जियो जो इस मोमेंट में आप हो। मतलब मान लो अगर आप पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हो तो उस मोमेंट को जीना सीखो, रादर देन उससे आप इधर उधर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बात कर लो कि यार देखिए पर्दा कैसे हो रहा है यार देख धूप आ रही है। तो ये ऐसे मोमेंट्स को अवॉइड करो, फोकस्ड। लास्ट में सर इस पॉडकास्ट में आपको टिप्स क्या देना चाहेंगे? जो लड़के इस पॉडकास्ट को शिद्दत से देख रहे थे ना शुरुआत से आखिर तक उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, आपका शरीर आपके पास, जी। उस शरीर की कदर करो, इज्जत करो, और उस इज्जत के साथ साथ अपने शरीर को स्ट्रेस फ्री रखो। स्ट्रेस एक ऐसी मेजर चीज़ है जो बड़ों बड़ों को डुबो देती है सेक्सुअल लाइफ में। स्ट्रेस फ्री रहो। साइड बाय अपनी डाइट में कभी भी कुछ भी ऐसा मत लो जिससे आपको इम्पैक्ट पड़े बाद में। राइट। जैसे कि मैं गट हेल्थ की बार बार बात करता रहता हूँ, तो गट हेल्थ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपकी गट ज़्यादा बेटर बने। जैसे कि फाइबर इंटेक बढ़ा लो, ठीक है, तो गट अगर अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका गट खराब है तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएगी। और सर जैसे भी आपने स्पर्म मोटिलिटी के लिए जो बताया था कि फूड्स वगैरह, उसमें जिंक और रिच फूड कौन कौन से होने चाहिए? देखो, जिंक में सबसे पहले एग ही है, ठीक है। एग में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वैसे, चाहे उसमें प्रोटीन मिल जाता है, उसमें जिंक मिल जाता है, उसमें सेलेनियम मिल जाता है। अगर मैं सुपर फूड में बात करूँगा तो एग को मैं सुपर फूड में बोलता हूँ। बट हमारी जो एनवायरनमेंट है, जैसे इंडियन सोसाइटी है, इसमें वेजिटेरियन ज़्यादा है। तो वेजिटेरियन ज़्यादा है तो यहाँ पर भी फूड जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या आपके पालक हो गया, केल हो गया, इन सारी चीज़ों से भी मिल जाता है जी। तो वहाँ पर वो ले सकते हैं। आप कुछ कहते हैं कि सोया नहीं खाना चाहिए, मेरे हिसाब से सोया लिमिटेड अमाउंट में भी चल जाएगा अगर सोया खाते हैं। कहते हैं सोया खाने से सेक्स पावर कम सेक्स होती पावर है। कुछ नहीं होता है। हाँ, उसमें बेसिकली क्या होता है, ईस्ट्रोजन की पावर जो होती है वो थोड़ा लेवल हाई कर हाई देता कर है। देती है। राइट। तो बट ऐसा नहीं है कि आप उसको खा ही नहीं सकते। ऐसे जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग खुद से ही मतलब हब्स हैं, या जैसे मैं बोलूँ कि फूड आइटम्स हैं। जी। तो बिंदास होके खाओ, बस इजी होके खाओ। सर स्पर्म स्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए या परफेक्ट करने के लिए, जो कहते हैं कि कंसीव करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, Morphology। तो उसके लिए क्या शामिल कर सकते हैं अपने डाइट में, और लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं सो दैट कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो स्पर्म का, मेल्स का, वो बेटर हो? देखो, मॉर्फोलॉजी बेटर करने के लिए आपके पास विटामिन डी और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है। विटामिन डी बेसिकली आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट, वैसे तो ज़्यादातर नॉन वेज आइटम में मिलता है, बट आज की डेट में अरेकेटोल है, बहुत सारी सप्लीमेंटेशन आप उससे ले पूरा कर सकते हो। B12 की भी रिक्वायरमेंट बहुत लगती है। हमने अपने पेशेंट्स में भी देखा है जहाँ पर विटामिन डी और B12 अगर हम देते हैं तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरली थोड़ी सा हमें इम्प्रूव मिलता है, राइट। और ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कम मिलता है। विटामिन डी तो काफ़ी कम मिलेगा आपको, कोई 7 पे पहुँचा, कोई 8 पे पहुँचा हुआ है, क्योंकि हमारी जो जितना भी ईटिंग हैबिट्स है ना, उसमें वेज या जैसे मैं बोलूँ कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन फुल नहीं है। राइट। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें ना ये सारी चीज़ें ना पानी से मिल जाती थी, नदियों के पानी से। आज की डेट में हमारे पास ना कुआं है ना नदी है, हम पीते हैं आरओ का पानी, वो वैसे ही न्यूट्रिशन लैक करके भेजता है। तो यहाँ पर इस वजह से हमें ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं।
वेरिकोसिल की जैसे भी हम बात करते हैं तो टिप्स की बात करते हैं कुछ, क्या जिसको प्रॉब्लम है वेरिकोसिल की, क्या वो बाइक राइडिंग कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकता। क्या ज़्यादा देर तक वो खड़े रह सकते हैं? ज़्यादा देर तक खड़ा तो रह सकता है, बट उनकी खड़े रहने में मूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा। मतलब थोड़ा सा चलना, घूमना, बैठना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बहुत तरीके से किया जाए? कीगल एक्सरसाइज पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज होती है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो ब्लड फ्लो को बेटर कर पाती है वहाँ पर। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है ना, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता है, टूवर्ड्स अप। तो जब हम किसी भी बॉडी का पार्ट अप करते हैं ना, तो टूवर्ड्स उस तरफ ही जाएगा ब्लड फ्लो। तो ये पेल्विक एरिया की जितनी भी एक्सरसाइज होती है ऊपर उठाने वाली, कीगल एक्सरसाइज जैसी हो गई, तो वो टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, जिससे हमारे को ये ईडी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, या हमारे वेरिकोसिल में ब्लड के फ्लो में आराम से मिल जाते हैं। टेस्टिस को इतना न्यूट्रिशन उस ब्लड फ्लो से मिल जाते हैं जिससे वो आपको फर्टिलिटी इशू जैसी प्रॉब्लम्स से बचा कर रखता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर धवन। मज़ेदार ये पॉडकास्ट रहा और लड़के तो सच में पूरा देख रहे होंगे और उन्हें तो बहुत कुछ आज मिला, जो मिथ्स है वो भी क्लियर हो एक्चुअल में, क्योंकि खुल के बात नहीं कर पाते। हंसी मजाक अपनी जगह, अगर हम सीरियस बात करते हैं तो लोग खुल के बात नहीं कर पाते, शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने में भी। लेकिन इस पॉडकास्ट से उनके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर कमिंग सर। Thank थैंक you यू so सो much. मच, थैंक यू सो मच। तो ये शानदार पॉडकास्ट रहा डॉक्टर धवन के साथ। अगर आप भी मेल फर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है अपनी सेक्स लाइफ को लेकर, तो आप डॉक्टर धवन से कंसल्ट कर सकते हैं। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे रखे हैं, आप जाकर मिल भी सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।